दोस्तों, बात है दिसंबर 2006 की। हो सकता है आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी हो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे दहशतपना हत्याकांड था और जिसका नाम था निठारी हत्याकांड। ऐसा सनसनीखेज दर्दनाक हत्याकांड जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी की सज़ा भी हो गई। 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किए गए, लेकिन फिर भी 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर डीएफ के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलीथीन की बोरियां बाहर आ रही थी और जिनके अंदर थे मासूम बच्चों के कंकाल, खोपड़ी या शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था, माँओं का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर ये किस नर पिशाच का काम था? क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का रूप लेना शुरू कर दिया था। पॉलीथीन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते जा रहे थे और अपराधियों को हिरासत में भी ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था, वे जानते थे कि भले ही देर हो पर अपराधियों को उनके लिए की सज़ा जरूर मिलेगी और वे अपराधियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। लेकिन 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनके अंदर तक तोड़ कर रख दिया। आखिर क्या थी वो खबर और 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर डीएफ पर फिर पत्थरबाजी करने लगे? आइए इस कहानी को पूरी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2005 की बात है और इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक मनेंद्र सिंह पंडेर, दूसरा उनका खान सामा सुरेंद्र कोली। मनेंद्र सिंह पंडेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास ही डीएफ नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफ़ी संपन्न और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी उनकी थी। मनिंदर पंडेर काफ़ी पढ़े लिखे, सभ्य दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों को और जाने माने पॉलिटिशियन का भी आना जाना लगा रहता था, और जबकि वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में ही रहते थे। मुनेंद्र सिंह पंडेर खाने के काफ़ी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। और वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में ये मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वह एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था, जहाँ से उनका संपर्क मनेंद्र सिंह पंडेर से हुआ और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोली को अपने पास बुला लिया। मनेंद्र सिंह पंडेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर बना हुआ एक कमरा दे दिया था। लेकिन क्योंकि मनेंद्र सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज़्यादातर शहर से बाहर रहना पड़ता था, इसलिए सुरेंद्र कोली ही मालिक की तरह इस आलीशान कोठी में ऐश करता था। मनेंद्र सिंह पंडेर एक अय्याश तबीयत के आदमी थे और जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का भी आना जाना लगा रहता था और कई बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के ही थे और उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था। लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देखरेख के लिए एक रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था और जिसके कारण इस मामले को वहाँ के लोग अपने नज़रिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को तो देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि
कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां थीं, इसलिए पुलिस को लगता था कि वो किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी या फिर खुद ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि किशोरावस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली ये आम बात है। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी डीएफ पर तब गया जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की ज़रूरत होने के कारण काम की बात करने वो मुनेंद्र सिंह पंडेर की कोठी पर पहले भी सफाई का काम करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। बच्चा होने के बाद वो फिर से कोठी पर काम करना चाहती थी और इस लालच में काम मिल जाएगा वो कोठी में गई। लेकिन उस दिन के बाद से महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी, उसका कोई अता पता ही नहीं चला। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। उसके घर वालों को शक था कि वो कोठी से बाहर नहीं आई है, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब साथ में 2006 में पायल नाम की लड़की भी लापता हो गई। और ये खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा ही खोल दिया हो, और वह भी ऐसा जो सबकी कल्पना से परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मनेंद्र पंडेर की इस खूनी कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कह वापस आकर पैसे देने की बात भी कही थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया और इस पर सुरेंद्र कोली ने बताया कि पायल तो काफ़ी देर पहले जा चुकी है, और जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने ही खड़ा था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ। उसने ये बात तुरंत पायल के घर वालों को बताई। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज करवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे, लेकिन पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले की गंभीरता नजर आई और कुछ बड़ा घपला होने का अंदेशा भी। पुलिस आनन फानन में एक्शन में आई और पुलिस ने कोठी डीएफ पर छापामारी की, और जब वो कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां काफ़ी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फ़ोन, पायल के कपड़े भी बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल्स निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले और उन नंबरों की जांच की गई तो मनेंद्र सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफ़ी सुराग बाहर आए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्हें खुद गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद ही दे देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर गए और कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई है और जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कि कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया, तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारी को बुलवाया। उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया और जब उन बोरियों को खोलकर जांच किया गया तो जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ी थी, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में ये बोरियां दूर दूर तक फैली थी और उनमें से कुछ हड्डियों निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी और इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नर पिशाच का राज सामने आया जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों का अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जांच में डीएनए सैंपलिंग भी की गई और जिसका मिलान उन पीड़ित परिवार के लोगों से करवाया गया जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेन करी थी और सारे केसेस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में अपना इवाले बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने कबूल किया
कि वह गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उनका गला घोंटता था, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता था। और इतना ही नहीं, कई बार वह उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता था और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था। उसने ये भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मनेंद्र सिंह पंडेर को नहीं थी और उसने कबूल किया कि जब उसने मालिक कालगस के साथ कमरे में रात गुजारते थे तो उन्हें छुपकर देखता था और अपने शारीरिक भूख मिटाने में जब ये कालगस के पास जाता तो शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कालगस उसका मजाक उड़ाती थी और जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती। इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये वहशतनाक तरीका ढूंढा। निठारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि मनेंद्र सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अब जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस केस में कब क्या हुआ। 29 दिसंबर 2006 को कोठी डीएफ के मालिक मनेंद्र सिंह मंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर को छापेमारी में कोठे के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपराधियों को नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई, जिसके ठीक बाद 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। 11 जनवरी को सीबीआई ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डियां बरामद की और 12 जनवरी मनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली से सीबीआई द्वारा देर रात तक पूछताछ की गई और जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी रिपोर्ट दाखिल की और उसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पंडेर और सुरेंद्र कोली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा, जहां पर 28 फरवरी को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली के एसीएमए में अपना इकबालिया बयान दर्ज किया और इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके बाद 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में इस वहशतनाक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया और जिसमें मनेंद्र सिंह पंडेर पर हल्के आरोप लगाए गए, सुरेंद्र कोली पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए और जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई सिंह ने पंडेर के खिलाफ 2 किशोरियों से तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तय किए। 12 फरवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोली को हत्या का दोषी ठहराया। वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिम्पा हालदार के साथ और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंडेर तथा कोली को मौत की सजा सुनाई। 4 मई 2009 को कोली को आरती प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया और उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। 28 सितंबर 2009 को फिर कोली को मजदूर पप्पू लाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई और साथ ही 22 दिसंबर 2009 को कोली को चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर को सुरेंद्र कोली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 24 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कोली और मनेंद्र सिंह पंडेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बकार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया और इस तरह सभी मामलों की सुनवाई और फैसलों के चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीत गया। मासूम बच्चों के अभिभावक दिल पर पत्थर रखकर धैर्य से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका धैर्य जवाब दे गया। 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैसे सुरेंद्र कोली और अय्याश मुनेंद्र सिंह पंडेर को इतने संगीन जुल्म से बरी कर दिया है तो कोई इस पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोली को 10 से अधिक मामलों में पहले ही फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी और वहीं मनेंद्र सिंह पंडेर को 3 मामलों में फांसी की सज़ा मिली थी। फिर भला वो बरी कैसे हो गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित मासूम बच्चों के अभिभावकों ने
इस फैसले के प्रति अपनी असंतुष्ट दिखाते हुए अदालत से स्पष्ट प्रश्न किया कि अगर इन दोनों अपराधियों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो उनके कातिल कौन हैं। उनका मानना है कि 17 साल धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट ने दोनों अपराधी मनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई दिया कि सीबीआई ने केस की शुरुआत में मनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली दोनों पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले में सिर्फ सुरेंद्र कोली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों ही सीमा पर थे, और साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मनेंद्र सिंह पंडेर के घर से नहीं हुई थी और सभी शवों के धड़ गायब थे। और शक जताया गया कि यह मामलों अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है और साथ ही शवों को जिस तरीके से काटा गया था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। मनेंद्र सिंह पंडेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तस्करी के अवैध कारोबार के रूप में भी पकड़ा जा चुका था, उनका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने यह भी शक जताया कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह से सड़ने में लगभग 3 साल का। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे तो उनके शवों की हड्डियां क्यों मिल रही हैं। याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोली और मनेंद्र सिंह पंडेर ने कत्ल के मामले की बात खुद कबूल की थी और जांच में भी सामने आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या किया गया है और बाद में इसके टुकड़े टुकड़े भी किए गए थे। पुलिस जांच में भी कोली ने नरभक्षण की बात कबूल की थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में 3 ऐसी चीज़ें थीं जिसका फायदा कोली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या थीं। सबूत इकट्ठा करने में लापरवाह अधिकारियों के बयानों के टेप का गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला हुआ है। सुरेंद्र कोली और मनेंद्र सिंह पंडेर पर आए हाई कोर्ट के फैसले से सीबीआई ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है और सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने को मिली फांसी की सज़ा पर मुहर लगाई थी और ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला हैरान कर देने वाला है। और इन सब के बीच दिमाग में यही सवाल है कि अगर वो दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किसने की और बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म कर फिर टुकड़े किसने किए। आखिर इस घिनौने कृत्य का जिम्मेदार है कौन? फैसला आप करिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये घटना ऐसी है कि इसको सुनने वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक जीता जागता इंसान ऐसा कैसे, इतना हैवान कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस गुनाह के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे देश के कानून ने क्या सही फैसला लिया है, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।